हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेस। आज का वीडियो क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे 2025 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट 24 फरवरी का हिंदी का पेपर देंगे, इनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग का 100 नंबर आज आप लोग का पक्का हो जाएगा। 100 नंबर आप लोग को इस वीडियो को देखेंगे तो 100 नंबर पक्का हो जाएगा। क्योंकि सेम टू सेम आप लोग को ऐसा ही पेपर 24 फरवरी को देखने को मिलेगा जैसा इस वीडियो पेपर में आप लोग को बताए हैं। ये आप लोग का महामैराथन क्लास है। महामैराथन क्लास है, इसमें आप लोग को कम से कम 1 से 1.5 घंटे का वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आज आप लोग का 100 में 100 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए आप लोग को हम बताते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कैसा आप लोग का पेपर आएगा। इस वीडियो हम लोग जानेंगे और सेम टू सेम आप लोग को पेपर 24 फरवरी को ऐसा ही आएगा। जी, जो प्रश्न आप लोग को इसमें हम बताएंगे, यही प्रश्न आप लोग को 24 फरवरी को देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोग के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। आप लोग को इतना पता है, गद्य और पद से आप लोग के 5 प्रश्न बनते हैं और पद से आप लोग के 5 प्रश्न बनते हैं। मतलब कुल आप लोग के 10 प्रश्न बनते हैं। एक एक नंबर के 10 नंबर के आप लोग के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। इसमें आप लोग को हम 20 बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया हूँ, 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी, 10 गद्य से 10 पद से। इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग का है, अष्टयाम के रचयिता कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके ऑप्शन है गोकुलनाथ, बल्बाचार, नाभादास और तुलसीदास। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही है? तो इसमें आप लोग का ऑप्शन तीसरा सही होगा, नाभादास होगा। अष्टयाम के रचयिता नाभादास हैं। इसके बाद आप लोग का दूसरा प्रश्न है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। कलम का सिपाही होगा, कलम लिख दी, गलत प्रिंटिंग कर दिया गया। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन आप लोग का है कहानी, जीवनी, उपन्यास और रेखा चित्र। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दूसरा है, जीवनी। इसके बाद आप लोग का तीसरा वाला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। इसमें आप लोग का ऑप्शन है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, कंकाल और तितली। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दूसरा सही होगा, परीक्षा गुरु। जितने भी प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं, सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। क्योंकि 24 फरवरी को इसमें से आप लोग को प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे या पूरा आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग की 24 फरवरी की दृष्टि से। आप लोग का चौथा प्रश्न है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया है संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा और रेखा चित्र। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन सही होगा दूसरा, जीवनी। पांचवा प्रश्न आप लोग का, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। ब्राह्मण पत्रिका संपादक कौन है? तो ऑप्शन आप लोग का बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और पंडित लल्लू लाल। ये आप लोग को ऑप्शन है। तो इसमें आप लोग का तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, प्रताप नारायण मिश्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। इसके बाद आप लोग का छठवां है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो आप लोग का ऑप्शन है जीवनी, कहानी, डायरी और आत्मकथा। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन चौथा सही होगा, आत्मकथा वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, चिंतामणि किस लेखक की रचना है। चिंतामणि किस लेखक की रचना है? तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा और प्रेमचंद। इसमें आप लोग का ऑप्शन दूसरा सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आठवां प्रश्न आप लोग का है, निंदा रस निबंध के लेखक कौन है। निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई और जैनेन्द्र कुमार। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन तीसरा सही होगा, हरिशंकर परसाई। नौवां प्रश्न है, 100 सजान और 100 सुजान के लेखक कौन है। 100 अजान और 100 सुजान के लेखक कौन है? जिसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास और श्रीनिवास दास। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दूसरा सही होगा, बालकृष्ण भट्ट जी हैं आप लोग 100 अजान 100 सुजान के लेखक। 10वां प्रश्न आप लोग का, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनाथ चौधरी, लल्लू लाल और रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें आप लोग के ऑप्शन दूसरा सही होगा, बद्रीनाथ चौधरी। 11वां, निम्नलिखित में से हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है। पहला ऑप्शन है सन्नाटा, विचार और वितर्क, तब की बात और थी और जिंदगी मुस्कुराइए। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन तीसरा सही होगा, तब की बात और थी। 12वां प्रश्न आप लोग का है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महादेवी वर्मा और प्रेमचंद। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दूसरा सही होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
13वां प्रश्न आप लोग का तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिएगा 1954 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1936 ईस्वी। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दूसरा सही होगा 1943 ईस्वी। 14वां प्रश्न आप लोग का है कहानी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिएगा 9, 12, 15, 17। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन तीसरा सही होगा 15। कहानी महाकाव्य में 15 सर्गों की संख्या है। इसके बाद आप लोग का 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न आप लोग का सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आप ऑप्शन के दिया गया लोकायतन पर, चिदम्बरा पर, कला और बूढ़ा चांद पर और स्वर्ग किरण पर। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन तीसरा सही होगा कला और बूढ़ा चांद पर। 16वां प्रश्न आप लोग का निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार नहीं मिला है? तो ऑप्शन आप लोग का जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला सही होगा जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। 17वां प्रश्न आप लोग का निम्नलिखित में से राम भक्त शाखा के कवि नहीं हैं। ऑप्शन दिया गया नाबादास, तुलसीदास, सूरदास और चतुर्भुज दास। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन चौथा सही होगा चतुर्भुज दास जो हैं राम भक्त शाखा के कवि नहीं है। इसके बाद आप लोग के 18वां प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ऑप्शन दिया गया रामचरितमानस को, पद्मावत को, पृथ्वीराज रासो को और रामचंद्रिका को। इसमें आप लोग को ऑप्शन सही है पृथ्वीराज रासो को। इसके बाद 19वां प्रश्न आप लोग का है हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ग युग कहा जाता है? किस काल होगा किस काल को स्वर्ग युग कहा जाता है? तो इसमें आप लोग को ऑप्शन दिया गया है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दूसरा सही होगा भक्तिकाल। 20वां प्रश्न आप लोग का बीज घातक काल की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया नारी का रूप, सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, युद्ध का सजीव चित्रण और मुक्तक काव्य रचना। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन तीसरा सही होगा युद्ध का सजीव चित्रण। ये आप लोग के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इन सभी 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे अगला प्रश्न आप लोग का गद्यांश वाला प्रश्न है। जो आप लोग गद्यांश वाला प्रश्न है, जो कि जितने भी गद्यांश वाला प्रश्न हम देखेंगे इस वीडियो में, इसमें आप लोग के 2 गद्यांश आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, अथवा करके पूछे जाते हैं। दोनों में से आप लोग को एक करना रहता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे 2 गद्यांश जो ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग को 24 फरवरी को देखने को मिलेंगे। इसमें से दोनों देखने को मिल सकते हैं, एक तो अवश्य देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले आप लोग का है गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कैसे आप लोग बहुत स्टूडेंट पता नहीं कर पाते हैं गद्यांश को कैसे पहचाने, इसका मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ पहले के। मतलब यह लिखा हुआ साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक, वो किस लेखक का है और किस पार्ट का है, ये लोग बहुत स्टूडेंट पता नहीं कर पाते हैं। तो मैं इसका वीडियो अपलोड कर दिया हूँ बहुत ही आसान तरीके से। अगर वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को हर पता कर लेंगे किस पार्ट का है, इसके लेखक कौन है। इससे पहले इसमें पहला प्रश्न आप लोग का दिया गया है गद्यांश आप लोग का है साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों से साकार होता है। यदि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के यह बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति हृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उसे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। ये आप लोग के गद्यांश हैं। अब इसमें आप लोग के प्रश्न बनेंगे, आप लोग के 5 प्रश्न बनेंगे, 2-2 नंबर के आप लोग के बनते हैं प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को आप लोग को हल करना है। सबसे पहले आप लोग का पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। सभी आप लोग को गद्यांश में देखने को मिलेगा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो क्या इसमें आप लोग को गद्यांश के पाठ और लेखक क्या नाम है आप लोग का, देखिए इसका आंसर आप लोग को आगे मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का है रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। तीसरा आप लोग का किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं, तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न आप लोग का सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हैं, आनंदित होता है। 5वां प्रश्न है प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र को किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है। ये 5 प्रश्न हैं, इन सभी के आप लोग हम आंसर देखते हैं। सबसे पहले आप लोग का आंसर है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम लिखना है। जिसमें आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण या गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में से संकलित एवं भारतीय संस्कृत के
अयोध्या अध्येता डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। तो कैसे आप लोग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। आप लोग पहले प्रश्न में आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लोग ऐसे लिखेंगे। इसके बाद आप लोग का या इस तरह लिखेंगे, अथवा करके पूछता है इस तरह पूछेगा प्रस्तुत गद्यांश पाठ का नाम को लिखिए, तो आप लोग इस तरह लिखेंगे। पाठ का नाम आप लोग का राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव सरल अग्रवाल। फिर इसके बाद आप लोग का दूसरा प्रश्न दिया गया था। दूसरा प्रश्न आप लोग का क्या दिया था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करना था, तो इसमें कैसे करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें लिखा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या लेखक कहते हैं कि एक ही राष्ट्र के भीतर अनेक उप संस्कृतियाँ फलती फूलती हैं। इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि संस्कृत के विविध अंग है। इनका प्रस्तुतिकरण उस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण विश्व की आत्माओं में विद्यमान है। आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे करेंगे तो करेंगे। देखिए, जो आप लोग को रेखांकित अंश किया गया होगा, देखिए आप लोग को जितने भी हेडलाइन किए गए हैं, मतलब नीचे जितने भी आप लोग किए गए, इसका भी आप लोग को रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। इसके बाद आप लोग का तीसरा प्रश्न दिया है किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। ये आप लोग का तीसरा प्रश्न में आप लोग इसका आंसर आप लोग का है साहित्य, कला, नृत्य, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। तीसरा प्रश्न यह है। चौथा प्रश्न आप लोग का है सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हैं वो आनंदित होता है। तो इसमें चौथा प्रश्न का आप लोग आंसर लिखेंगे सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए उससे आनंदित होता है। पांचवा प्रश्न आप लोग का है प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है। तो इसका आंसर आप लोग का है प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने विविध संस्कृति वाले राष्ट्र की एकसूत्रता और उसके एकीकृत स्वरूप पर प्रकाश डाला है। पहले गद्यांश का आप लोग के 5 प्रश्न हैं। इस गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले गद्यांश की ओर चलते हैं, जो आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है, अथवा करके प्रश्न पूछता है आप लोग का। इसमें आप लोग का दूसरा गद्यांश है दिया गया है कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कर है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसके स्वार्थ सदता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का आखरा ही ही तो है। इतना आप लोग का हो गया। इसमें आप लोग के 5 प्रश्न है। इसमें क्या उपयुक्त गद्यांश पाठ और लेखक का नाम लिखना, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या है, तीसरा का आप लोग के अशोक की विस्मृत करने का आधार किसे माना जाता है, और चौथा प्रश्न है लेखक की दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है, स्वार्थ का आखरा किसे कहा गया है। आप लोग के 5 प्रश्न हैं। इन पाँचों का हम लोग आंसर देखते हैं। इसमें पाँचों का सबसे पहला है प्रस्तुत गद्यांश और इसके लेखक का नाम लिखना है। लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा से संस्कृत तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। आप लोग यह लिख देंगे पहले प्रश्न में। दूसरा प्रश्न आप लोग को क्या दिया गया था रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए। तो इसमें आप लोग लिखेंगे रेखांकित अंश व्याख्या में द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, यह उन्हीं बातों को याद रखती है जिनसे उसका कोई स्वार्थ हो, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहते हैं। इसके बाद आप लोग आगे लिखेंगे यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसकी दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती है। बदलने समय की दृष्टि में अनुपयोग होने से यदि कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है तो यह उसे भुलक्कर आगे बढ़ जाता है। आप लोग रेखांकित व्याख्या में यह लिख देंगे। और तीसरा प्रश्न आप लोग का है अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है। इसका प्रश्न आप लोग का आंसर यह है अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया है। अशोक के विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया है।
तीसरा प्रश्न का आंसर आप लोग ये लिख देंगे। चौथा प्रश्न है, लेखक की दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। तो चौथा प्रश्न का आंसर लिखेंगे, लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितना उसको स्वार्थ सदता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। पांचवा प्रश्न आप लोग का दिया गया था, स्वार्थ का आखिरा किसे कहा गया है। तो पांचवा का आप लोग का आंसर होगा, सारे संसार को स्वार्थ का आखिरा कहा गया है। ये आप लोग के दूसरे गद्यांश वाले आप लोग के प्रश्न हो गएंगे। इसके बाद आप लोग आगे वाले प्रश्न हम लोग देखेंगे, पद्यांश वाले प्रश्न। जो भी आप लोग का पद्यांश वाले 2 प्रश्न पूछते हैं, 2 में से कोई एक करना रहता अथवा करके प्रश्न पूछा गया, इसका हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आप लोग का है, इसमें आप लोग का पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखिए। इसमें सबसे पहला आप लोग का पद्यांश है, ज्यों ज्यों लगती है नाव पर उड़ के आलोकित सद्विचार, इस धारा शाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गत शाश्वत संगम, शाश्वत नव का नीला विकास, शाश्वत सच का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। यह आप लोग का पद्यांश है। और इस पद्यांश को अब देखिए, इस पद्यांश के लेखक कौन है आप लोग ये पता नहीं, किस पार्ट से लिया गया है। इसका मैं आप लोग को पूरा आंसर नहीं बताया हूँ, बस इसको बता देता हूँ किस पार्ट से लिया गया है, किस लेखक हैं। देखिए, ये आप लोग का है, ज्यों ज्यों लगती नाव पर। इसके लेखक आप लोग के सुमित्रानंद पंत जी हैं। इसके कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं। कवि इसके सुमित्रानंद पंत जी हैं। और यह नौका विहार नामक पाठ से लिया गया है। नौका विहार नामक पाठ से यह लिया गया है। ज्यों ज्यों लगती नाव पर उड़ के आलोकित सत्य विचार। इसमें क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संकलित सुमित्रानंद नौका विहार नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक सुमित्रानंद पंत जी हैं। इतना लिख देंगे गद्यांश में। इसके बाद आप लोग को पूरे जो भी आप लोग को रेखांकित अंश करने की व्याख्या मिलेगा, या आप लोग को यह रेखांकित कर दिया जाए या नीचे का रेखांकित कर दिया जाए, जो भी आप लोग को पूछेगा बोर्ड परीक्षा में, इसे आप लोग कर देंगे। पहला का आप लोग क्या होगा, फिर अथवा करके प्रश्न पूछा है। अथवा करके प्रश्न है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना, विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी विश्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, ओठों की और कमल मुख की मलनताएँ मिटाना, कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे प्रस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि ओ व्योम में तो उसे ला। ये आप लोग के पद्यांश हैं। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, ये आप लोग का यह है पद्यांश। दूसरा प्रश्न, दूसरे पद्यांश का आप लोग लेखक कौन, कवि कौन है और किस पाठ से लिया गया है। इसके यह आप लोग को पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक अवध्या सिंह उपाध्याय हैं। अवध्या सिंह उपाध्याय इसके लेखक हैं। पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया, इसे देख लीजिएगा। और जो आप लोग को रेखांकित अंश करने की व्याख्या दिया जाएगा, इसे पूछ लीजिएगा। इसमें आप लोग का अलंकार पूछता है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे महत्वपूर्ण जीवन परिचय। गद्यांश के महत्वपूर्ण जीवन परिचय कौन कौन से हैं, ये आप लोग को बता दे रहे हैं। केवल 2 जीवन परिचय आप लोग को तैयार कर लेंगे तो आप लोग का जीवन परिचय तैयार होगा। सबसे पहले आप लोग का डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल, और दूसरा लोग का डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बस ये 2 जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, वासुदेव सर अग्रवाल का और द्विवेदी जी का। आप लोग का गद्यांश का जीवन परिचय तैयार हो जाएगा। इसके सिवा किसी का जीवन परिचय नहीं तैयार कीजिएगा। आप लोग 3 जीवन परिचय पूछता है, तीनों में से कोई आप लोग को एक लिखना पड़ता है। और आप लोग को पता रहना चाहिए जीवन परिचय कैसे लिखना है। जीवन परिचय लिखने का सही तरीका आप लोग को पता होना चाहिए। मैं इसका वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा कैसे जीवन परिचय लिखेंगे। डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल, आचार्य प्रसाद दिवस, सबका जीवन परिचय आप लोग को मिल जाएगा। इन दोनों का जीवन परिचय देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पद्यांश की ओर चलेंगे। पद्यांश वाले कौन महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं। पद्यांश का हम लोग महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं अवध्या सिंह उपाध्याय का, जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का। ये 3 जीवन परिचय आप लोग पद्यांश में तैयार कर लीजिएगा। अवध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, इन तीनों का जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे के प्रश्न देखेंगे। आगे का प्रश्न आप लोग का है, आप लोग को आएगा मतलब कहानी सारांश लिखने के लिए
कि तो कैसे लिखेंगे, जो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल एक पढ़ लीजिएगा पंच लाइट। केवल आप लोग को पंच लाइट पढ़ लीजिए तो आप लोग को का तैयार हो जाएगा सारांश में जो लिखने को आता है। अगला प्रश्न, इसमें आप लोग कैसे लिखेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश, ये आप लोग को यह पता रहना चाहिए। पंचलाइट कहानी का सारांश इसमें क्या कहता है, देखिए सबसे पहले आप लोग को लिखना है पंचलाइट कहानी सारांश में। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वह पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को यह सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक और औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने के से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। ये आप लोग के हो गए। इसके बाद आप लोग को आगे लिखेंगे, इसके बाद आगे लिखेंगे इस टोली में गोधन नामक का एक युवक है। वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुझे मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने एक सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जात से निकाल रखा। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। यह मतलब जो इसकी सहेली रहती है, इसी के माध्यम से पंचों तक पहुंचाती है। पंच लोग गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं। वह पंचलाइट को जला देता है। इसके बाद आप लोग का आगे होता है, मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा साथ खून माफ। खूब गाँव सलीमा का गाना पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते थे तथा उत्सव मनाते थे। कहानी का कथानक सजीव और सीधे साधे अनपढ़ लोग की संवेदनाओं को वाड़ी देने में रेणु समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। सबसे पहले इसमें कहना यह है कि इसमें देखिए एक महतो टोली की एक कहानी है, जिसमें आप लोग के जो गोधन मुनरी और गुलरी काकी और पंच लोग जो हैं, पंचायत समझिए, ये 4 लोग हैं और मुनरी की सहेली रहती है 5 लोग। ये आप लोग के मेन पात्र हैं। इन्हीं लोग से आप लोग की कहानी बनी है। इस कहानी का सबसे सीधा सारांश आप लोग आसान शब्द जान सकते हैं। एक मुनरी नामक लड़की होती है और गोधन नामक लड़की होती है। जो गोधन होता है मुनरी को से प्रेम करता है, जिसे इसको मुनरी को देखकर सलीमा वाला गाना गा देता है, जिससे मुनरी की माँ गुलरी काकी ने वो शिकायत कर देती है पंचों के सामने गोधन की, कि गोधन ने मुनरी को देखकर सलीमा वाला गाना गाया था, जिसे गोधन को गांव से निकाल दिया जाता है और कुछ पैसों का दंड दिया जाता है। यहाँ पर एक नियम रहता है कि जो कुछ भी अपराध करेगा उसे कुछ पैसों का दंड दिया जाता है। जो पैसे सभी से दंड लिया जाता था, इन पैसों को इकट्ठा करके इन्होंने पंच लोगों ने पंचलाइट खरीदने की सोचा। पंचलाइट इन्होंने खरीदा। पंचलाइट खरीदने गए, अनपढ़ लोग थे, इनको लोग पता ही नहीं था। पंचलाइट खरीदे, यहाँ पर गए तो यहाँ पर मोल भाव किए। इन लोग को यह हुआ, फिर लेके आए पंचलाइट लेके आए। सभी लोग उत्साहित थे, कीर्तन भजन कीर्तन सब सोचने लगे किया जाएगा। इन लोग को यही नहीं पता था कि पंचलाइट कैसे जलाना है, पंचलाइट जलाना कैसे, अब इन लोग को यह नहीं पता था। तो केवल मुनरी को पता था पंचलाइट गोधन जला लेता है। तो क्या करती है, अपनी सहेली के माध्यम से पंचायत के लोग को बता देती है कि जो गोधन है वो पंचलाइट को जलाना जानता है। फिर गोधन को बुलाने के लिए सभी लोग जाते हैं, मनाते हैं। फिर गोधन आने के लिए इनकार कर देता है। फिर सभी लोग जाएंगे, फिर इसको मनाते हैं, फिर इसको लेके आते हैं। लेके आएंगे तो उसको ये गोधन जो है पंचलाइट जलाता है। आज पहले पूछता है कि जो मिट्टी का तेल है, केरोसिन आप लोग लाए हैं, तो जो केरोसिन भी लोग नहीं लाए थे, लेकिन ये बहुत बुद्धिमान था। इन्होंने क्या नारियल के तेल से जो है इसको पंचलाइट को जलाया
जिससे सभी लोग देखकर प्रसन्न हो गए और गोधन को सभी शिकायत जो था इसको माफ़ कर दिया इसको, और ये भी कह दिया कि तुम्हारा 7 खून माफ़। एक कहानी का एक सारांश है। फिर जो गोधन की गुलरी काकी है, यह देखकर इसको शाम को दावत पे बुलाती है, जिससे मुनरी और गोधन का शायद शादी होती हो जाता है। ये आप लोग की शॉर्टकट में कहानी है, यही आप लोग की पंचलाइट की कहानी है। इसके आगे आप लोग का खंड काव्य है। खंड काव्य क्या लिखेंगे? खंड काव्य आप लोग तैयार कर लेंगे। हर जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है, किस जिले का क्या क्या तैयार करना है, तो आप लोग अपने अपने जिले का खंड काव्य तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग को 8वां प्रश्न आएगा, संस्कृत गद्यांश के संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है। संस्कृत के आप लोग के सभी गद्यांश और पद्यांश वाले प्रश्न आते हैं, आप लोग को ये बता देता हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप लोग के हिंदी का संस्कृत आएगा। संस्कृत में गद्यांश है, हिंदी संस्कृत भाषा समान अधिकार आश्रित। ये आप लोग का हिंदू हिंदुस्तानात्मनाय अयम निरंतरण, ये आप लोग का संस्कृत का है। संस्कृत का आप लोग का गद्यांश है। यह गद्यांश आप लोग का महामना मालवी नामक पाठ से लिया गया है। महामना मालवी नामक पाठ से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है महामना मालवी चैप्टर, आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और इस वाले गद्यांश को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसमें आप लोग कैसे लिखेंगे इस गद्यांश को, क्या कहना चाहता है देखिए। प्रस्तुत गद्यांश में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रिस्का के महामना मालवी नामक पाठ से उद्धृत है। आप लोग संदर्भ में यह लिख देंगे। फिर इसके बाद आप लोग अनुवाद में क्या कह रहा है पूरे संस्कृत में, इनका हिंदी संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं में समान अधिकार था। इन्होंने हिंदी हिंदू एवं हिंदुस्तान के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न किए या प्रयास किए। शिक्षा से ही राष्ट्र तथा समाज में नव प्रकाश का उदय होता है। इसलिए भी मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। इस महान ज्ञान यज्ञ में लोगों ने इन्हें पर्याप्त धन दिया। उसे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता तथा श्री मालवीय जी के यश ख्यात की प्रतिमूर्ति के रूप में सोमान है। फिर आगे आप लोग का जो विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह दिखा दिया कि साधारण स्थिति वाला भी महान उत्साह, विचारशीलता तथा पुरुषार्थ के असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है। इसलिए लोगों ने उन्हें महामना उपाधि से संबोधित करना आरंभ कर दिया। एक गद्यांश का आप लोग का हिंदी में अनुवाद था, इसे अनुवाद देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग का अगला अथवा करके प्रश्न पूछेगा, या गोलच वाचन व अरे मैत्री, यह आप लोग संस्कृत वाला गद्यांश या किस पाठ से लिया गया है? यह वाला पाठ आप लोग के आत्मज्ञ सर्वज्ञ से लिया गया है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से आप लोग का यह लिया गया है चैप्टर। इसे गद्यांश को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर आप लोग आगे के प्रश्न देखेंगे। आगे का प्रश्न आप लोग का श्लोक रहता है। संस्कृत श्लोकों का संदर्भ अनुवाद कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का श्लोक है। केवल अगर एक चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो आप लोग के तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग का आता है सुभाष रत्नान नामक के पाठ से दोनों लिया गया। सुभाष रत्नान नामक पाठ से लिया गया। सही से लिख देते हैं आपको, सुभाष रत्नान नामक के दोनों श्लोक लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तैयार कर लीजिएगा। सुखार्तनम तेजत सुखम, इसे तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग का दूसरा विद्या विपदाध्याय रक्षा रया, इसे आप लोग देख लीजिएगा। सुभाष रत्नान नामक में दोनों आप लोग का ये श्लोक अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। संस्कृत वाले आप लोग के पोर्शन खत्म। इसके बाद आप लोग का पत्र लेखन आएगा। पत्र लेखन कैसे लिखेंगे सबसे पता रहना चाहिए। पत्र लिखने का सही तरीका इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। पत्र कैसे लिखेंगे, पत्र लिखने का सही तरीका, क्या गलती नहीं करनी है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में, इस वाली वीडियो में आप लोग को सब बताएंगे। पत्र कैसे लिखें, साथ में सब लोग को सब बताया जा रहा हूँ कैसे लिखना है, क्या गलती नहीं करना, साथ साथ में ये सब पत्र बहुत इंपॉर्टेंट, पत्र लेखन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही लिखना आप लोग को बोर्ड एग्जाम में। सभी स्टूडेंट गलती करते हैं, पत्र लेखन नहीं लिख पाते हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे पत्र लेखन लिखने के, जैसे आप लोग का क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोहल्ले में फैली गंदगी को साफ करने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र लिखना है। या आप लोग इसे कैसे लिखेंगे, तो इसमें आप लोग को देखिए कैसे आप लोग को लिखना है। सबसे पहले आप लोग को लिखना है सेवा में यहाँ पर टैक्स लगा दीजिएगा। इसके बाद लिखेंगे माननीय नगर पालिका अध्यक्ष, जो भी आप लोग का एरिया हो, निचला
नीचे वाला आगे मैं लिस्ट पे लिख दिया हूँ। इसके बाद आप लोग आगे लिखेंगे महोदय। महोदय लिखने के बाद डैश लगा देंगे। जहाँ से आप लोग महोदय खत्म होगा इस लाइन से आप लोग लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं, अपना नाम व पता लिख दीजिएगा, का रहने वाला व या वाली हूँ, लड़का हो या लड़की हो, दोनों जैसे आप वो लिख लेंगे। आपको यह सूचना देते हुए मुझे अत्यंत दुख हो रहा है कि हमारे मोहल्ले में बहुत गंदगी फैली हुई है। मोहल्ले की सड़कों और नालियों में हर तरफ कूड़ा फैला है, जिसके कारण मक्खी और मच्छर चारों ओर बीमारियों फैला रहे हैं। काफ़ी समय से कोई सफाई कर्मी भी सफाई करने नहीं आता है। यदि इस तरह गंदगी फैलती रही तो महामारी फैल सकती है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे मोहल्ले की सफाई करवाने की व्यवस्था करें। आशा करता हूँ या करती हूँ कि आप अतिशीघ्र समाधान करेंगे। यह लिख देंगे। फिर इसके बाद लोग धन्यवाद लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे भगवती, अपना नाम लिख दीजिएगा, नगर पालिका नीचे वाला लिखिएगा, फ़ोन नंबर लिख दीजिएगा। आप लोग अपना अगर किसी को पत्र लिखते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप लोग को नहीं लिखना है। किसी को अगर पर्सनल पत्र लिखेंगे तब आप लोग को यह सब चीज़ लिखना है, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आप लोग अपना नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें अपना नाम में बस आप लोग इस तरह लिख दीजिएगा डैश 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 डैश। और फिर इसके बाद यहाँ पर भी आप लोग अपना फ़ोन नंबर में भी लिख दीजिएगा डैश डैश XYZ, जो आप लोग को लिखना है ये सब आप लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद आप लोग अगला आप लोग का आता है, एक छूट गया आप लोग का रस पढ़ लीजिएगा, छंद पढ़ लीजिएगा और अलंकार पढ़ लीजिएगा। ये सब या प्रश्न पढ़ लीजिएगा। आप लोग रस छंद अलंकार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। 2-2 नंबर का आप लोग का आता है रस छंद अलंकार। इसके बाद आप लोग का आएगा सबसे पर्यावरण मतलब निबंध कैसे लिखना है। 5 महत्वपूर्ण निबंध आप लोग को दे दिया जाएगा। 5 आप लोग को मैं वीडियो में बता दिया हूँ निबंध कैसे लिखेंगे और निबंध लिखने का सही तरीका। इस वीडियो में आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से बताया हूँ। अगली वीडियो में आप लोग को बताया था कि 5 महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं, इसे तैयार कर लीजिएगा। इसमें आप लोग को मैं बताऊँगा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर आप लोग को ये निबंध बताऊँगा कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में आप लोग को भी बताऊँगा कैसे आप लोग को लिखना। सबसे पहले जैसे आप लोग का है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का ये निबंध भी है। ये प्रश्न आप लोग का आ सकता है क्योंकि ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है। हर सेट में पूछा देखने को मिलेगा पर्यावरण प्रदूषण और समस्या के समाधान पे। इसमें सबसे पहले आप लोग को लिखना हेडिंग लिखना है रूपरेखा। रूपरेखा में आप लोग लिखेंगे प्रस्तावना, लिखेंगे प्रदूषण के कारण और प्रकार, लिखेंगे प्रदूषण से होने वाली हानियाँ, लिखेंगे प्रदूषण को रोकने का उपाय, लिखेंगे उपसंहार लिखेंगे। आप लोग के 6 आप लोग हेडिंग लगाएंगे। फिर हर हेडिंग को अच्छे तरीके से लिखेंगे अगर आप लोग को फुल में फुल नंबर पाना है तो। सबसे पहले आप लोग का प्रस्तावना कहें। प्रस्तावना में आप लोग क्या लिखेंगे। प्रस्तावना में लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ है वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना। पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के लिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता है जिसमें हर तत्व निश्चित मात्रा में उपलब्ध है। यदि इनमें से किसी में जरा सा भी असंतुलन हो जाए तो वातावरण विषैली हो जाती है, यह प्रदूषण है। इतना सारे आप लोग लिख देंगे, प्रस्तावना में लिख देंगे। फिर प्रस्तावना में लिखने के बाद आप लोग प्रदूषण की हानियाँ, दूसरा हानियाँ क्या थी, पहला हानियाँ या थी प्रदूषण की हानियाँ, प्रदूषण के कारण और प्रकार ना, ये वाली हेडिंग। दूसरा हेडिंग होती है प्रदूषण के कारण व प्रकार। आप लोग ये वाला हेडिंग हम लोग को छूट गया है। प्रदूषण के कारण टाइपिंग करने, प्रदूषण के कारण व प्रकार दूसरा हेडिंग है। तो इसे आप लोग इस हेडिंग को आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। ये फिर हम लोग तीसरे के हेडिंग में चलते हैं। तीसरे का हेडिंग आप लोग का है प्रदूषण की हानियाँ क्या है। प्रदूषण की हानियाँ हम लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण गांव और नगरों में। जो आप लोग को दूसरा हेडिंग बताऊँ प्रदूषण के कारण और उसके प्रकार अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। जो आप लोग इसके प्रकार लिखेंगे, प्रकार के जो हैं नाम है, इन सभी प्रकारों को अच्छे से थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण जो हैं इन सभी को अच्छे तरीके से लिखिए। इसके बाद आप लोग लिखेंगे प्रदूषण से हानियाँ कौन कौन से हैं। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि के कारण गांव और नगरों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है जिसके लिए वनों को अधिक मात्रा में काटा जा रहा है, जिससे पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होने से जीवों का जीवन जीना कठिन हो रहा है। आदमी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए फैक्ट्री का निर्माण कर रहा है, जिससे उत्पन्न धुएं व मल से वायु एवं जल दोनों दूषित हो रहा है, जिससे जलीय जीव का जीवन अत्यंत कठिनाई से व्यतीत हो रहा है। आप लोग का यह हो गया।
इसके बाद आप लोग लिखेंगे प्रदूषण के रोकने का उपाय। समय रहते ही प्रदूषण को रोकने का उपाय कर लिए जाने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को इसका खतरा न रहे। इसके लिए जब सरकार को सर्वप्रथम जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगनी चाहिए, जिससे उद्योग कम हो और इससे निकलने वाली हानिकारक पदार्थ की मात्रा कम हो, और उसके बाद पर्यावरण को शुद्ध करने या अन्य जहरीली गैसों की मात्रा कम करने के लिए सरकार को अधिक मात्रा में पर्यावरण कराना चाहिए। ये आप लोग के लिखेंगे। इसका हेडिंग, चौथा हेडिंग था प्रदूषण को रोकने के उपाय में। इसके बाद लोग पाँचवा आप लोग का लास्ट हेडिंग है उपसंहार। उपसंहार में लिखेंगे, यद्यपि सरकारी स्तर पर पर्यावरण को सही रखने तथा प्रदूषण को रोकने के कई उपाय किए गए हैं, लेकिन प्रदूषण तब तक नहीं रुकेगा जब तक यह जन जन का आंदोलन न बन जाए। वस्तुतः पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है जिससे वैश्विक स्तर पर निपटाना संभव है, किंतु इसके लिए स्थानीय स्तर पर भी प्रयास किए जाने चाहिए। ये आप लोग की निबंध हो गया और ये आप लोग का लास्ट टॉपिक था। इन सभी को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग को 100 में 100 नंबर पाना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 100 में 100 नंबर पाएंगे अगर चाहिए आप लोग को हिंदी में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो आप लोग का 100 में 100 नंबर तैयार हो जाएगा। इसमें जो भी आप लोग को बताए हैं, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताए हैं और 20 आप लोग के बहुविकल्पी प्रश्न बताए हैं। 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। गद्यांश के क्वेश्चन बताया हूँ, पद्यांश के क्वेश्चन बताया हूँ, महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताया हूँ। गद्यांश पद्यांश दोनों के आप लोग के निबंध कैसे लिखना है, पत्र कैसे लिखना है, सभी इस वीडियो में आप लोग को बता दिया है। अगर हिंदी में आप लोग को 100 में 100 नंबर पाना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।